प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता आज मेजर हिंदी 4th सेमेस्टर हिंदी साहित्य गद्य विधाओं के अंतर्गत निबंध है बसंत आ गया, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पे चर्चा करने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय मैं करा चुकी हूँ। अब आज बसंत आ गया चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इधर जो फोटो है कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। इनके शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1930 से 50 तक यानी 20 साल रहे। वहाँ पे बहुत सारे विचारात्मक निबंध लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में होता है और 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव के रहने वाले थे। इनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और ज्योतिष के आचार्य थे। यहाँ पे बेटा इस बसंत आ गया निबंध में बहुत सारे पेड़ की चर्चा है, जिसके माध्यम से बसंत की जानकारी होती है। उसका मैंने फ़ोटो लगाया है क्योंकि हम सब आए दिन बहुत सारे पेड़ पौधों के फ़ोटो तो देख लेते हैं, जानते हैं, लेकिन हमें उनके नाम पता नहीं होता। मैंने भी बहुत सारा देखा तो लगा कि ये कचनार तो मैंने देखा है, आलमतास है, कचनार है, विष्णुकांता है जिसे अपराजिता के नाम से भी हम जानते हैं, महुआ तो हमने देखा है, और भी पलास आदि पौधों को मैंने लगा दिया है ताकि आप इसको जानें। और मोबाइल पे भी एक बार आप अच्छे से देख लेना जिन पौधों के चर्चा है उनके नाम सहित, क्योंकि ये औषधीय पौधे हैं। पहले जो भी रोग दुख होता था हम इन पौधों से, जड़ी बूटियों से इलाज कर लेते थे, लेकिन इन चीज़ों के इलाज तो दूर, हम नाम भी भूलते जा रहे हैं। तो इस ये निबंध के माध्यम से बहुत सारे पेड़ों के नाम से आप सुनेंगे और जानेंगे। निबंध के शुरुआत में जो लेखक कह रहे हैं कि निबंध में लेखक बसंत आने की सूचना कैलेंडर से नहीं बल्कि प्रकृति में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों से दे रहे हैं, कि प्रकृति में क्या कुछ हो रहा है उस परिवर्तन से बसंत का अनुभव होता है। वैसे भी बसंत जो है, बसंत के मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बसंत का मौसम जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आने से पहले का मौसम, न ठंडा होता है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, वो मौसम बसंत का होता है, जो बड़ा ही सुंदर, अच्छा, उत्साह पूर्ण लगता है, जिसमें चिड़िया चहकने लगती है, पौधों पे बहार आ जाते हैं, हरे भरे फूल पौधे खिल उठते हैं, पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। तो बसंत का महीना बड़ा मस्ती और आनंद वाला अच्छा होता है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार आपने सुनी होगी। तो ये बसंत जो आ गया है, इसके यहाँ से कोयल है, बसंत आ गया, इसके मतलब चारों तरफ बाहर में चिड़िया पक्षी ये सब भी खुश हो जाते हैं बसंत के आगमन को जान के। लेखक कहते हैं कि जिस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूँ उसके आसपास कुछ थोड़े से पेड़ हैं। एक शीरीष है जिस पर लंबी लंबी सूखी छिमियाँ अभी लटकी हुई है। छिमियाँ मतलब फलियाँ। शीरीष पे, शीरीष का पेड़ आप लोग देखे होंगे। पत्ते कुछ झड़ गए हैं और कुछ झड़ने के रास्ते में हैं। जरा सी हवा चली नहीं कि अस्थि मालिका वाले उन्मत्त कपालिक भैरव की भांति खड़खड़ाकर झूम उठते हैं। कहते हैं कि जरा सी हवा चली नहीं कि अस्थि मालिका, अस्थि माने हड्डी होता है, हड्डियों के माला वाले, उन्मत्त कपालिक भैरव की भांति, यानी कि पेड़ ऐसा है जैसा लग रहा है कि पत्ते नहीं है उसमें और केवल पेड़ के सूखे डंठल से हैं, भैरव की भांति हवा में खड़खड़ाने लगे, झूम उठे। कुसुम जन्म ततो नौ पल्लवा, माने कुसुम यानी फूल का दूर दूर तक वो दिखाई नहीं देते उन पेड़ों पे। पत्तियां झड़ गई है, केवल पेड़ ही पेड़ रह गए हैं, डंठल ही पेड़ पे दिख रहा है, जो हवा में खड़खड़ाहट जैसे लग रहा है कि भैरव की तरह वो खड़खड़ा के झूम उठे। एक नीम है, जवान है, मगर कुछ अत्यंत छोटी किसलयिकाओं के सिवा उमंग का कोई चिन्ह उसमें भी नहीं है। फिर भी यह बुरा मालूम नहीं होता
एक नीम का पेड़ है लेकिन उसमें भी किसलय यानी कि लाल लाल कोमल पत्ते जो बसंत में निकलने लगते हैं पौधे पे, तो नीम के पेड़ पे वो भी नहीं है, फिर भी नीम बुरा नहीं लग रहा है। मसे भीगी है और आशा तो है ही, मतलब लग रहा है कि पौधे के जो डाल है ना वो भीगी से हैं, उसमें लग रहा है कि अब नए नए कोपले और पत्ते निकलेंगे। दो कृष्ण चूड़ाएं हैं, कृष्ण चूड़ा का पेड़ है। ये सब कहाँ है? रविंद्रनाथ के शांति भवन में है, वहाँ के पौधों का जिक्र हो रहा है। स्वर्गीय कविवर रविंद्रनाथ के हाथों से लगी वृक्षावली में यह आखिरी है। इन्हें अभी शिशु ही कहना चाहिए, फूल तो इनमें कभी आए नहीं, पर वे अभी नादान हैं। मतलब पौधे शिशु हैं, छोटे हैं, वे उसमें फूल नहीं आया है। भरे फागुन में इस प्रकार खड़ी है मानो आषाढ़ी हो। फागुन का महीना बेटा मार्च का महीना होता है, और फागुन में ऐसे हरे भरे हैं मानो आषाढ़ हो। आषाढ़ माने बारिश का महीना, सावन का महीना ऐसा लग रहा है। आषाढ़ के बाद सावन आता है, सावन से पहले का महीना। अब हिंदी महीने के नाम भी हम लोग भूलते जा रहे हैं। इंग्लिश में जनवरी फरवरी से दिसंबर तक हम बोलते हैं, और हिंदी कहाँ से शुरू होता है? अप्रैल, चैत से। तो हम बोलते हैं कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर यानी आश्विन, अक्टूबर का महीना, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो ये हिंदी के महीने हैं जिसका जिक्र है, वो जानना भी जरूरी है, आप लोग याद करेंगे इसको। नील मसूड़ पत्तियों और सुचग्र शिखांत। नील मसूड़ पत्तियों माने नीले मुलायम पत्तियों वाला, सुचग्र शिखांत यानी शिखा के अंत में ऐसे जो घास है, पौधे पत्ते ऐसे निकल रहे हैं। सुचाग्र माने सूची माने सुई होता है, अग्र माने अगली भाग, तो सुई के अगली भाग की तरफ नुकीला पत्ते निकल रहे हैं। दो तीन अमरूद हैं जो सूखे सावन भरे भादो कभी रंग नहीं बदलते, यानी कि किसी भी मौसम में ज्यों कहते वैसे ही बने रहते हैं, चाहे सावन में, चाहे सूखा मौसम हो या सावन हो, हमेशा अमरूद पे फूल पत्ते आते रहते हैं। इस समय दो चार श्वेत पुष्प इन पर विराजमान है। श्वेत माने सफेद फूल अमरूद के पेड़ पे हैं, पर ऐसे फूल माघ में भी थे और जेठ में भी रहेंगे, यानी कि अमरूद 12 मास फल रहा है, माघ में भी यानी फरवरी में भी, और दूसरा सीजन उसका ज्येष्ठ का है, उसमें भी फल उस पे आ जाता है। जातीय पुष्पों का एक केदार है, ऐसे ही जातियों में एक पेड़ केदार का है, पर इन पर ऐसी मुर्दानी छाई हुई है। मुर्दानी छाई मतलब कि वो बढ़ नहीं रहा है, खिल नहीं रहा है, ऐसे ही मुरझाया सा है, कि मुझे कवि प्रसिद्धियों पर लिखे हुए एक लेख से संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई है। लेखक को लग रहा है कि मैंने कुछ उस पर लिख दिया, अब लग रहा है कि उस पर संशोधन करो, क्योंकि वो पेड़ पे कोई हरियाली नहीं आ रही है। एक मित्र ने अस्थान में एक मल्लिका का गुल्म भी लगा रखा है। गुल्म माने पौधा होता है, मल्लिका का एक पौधा लगा रखा है जो किसी प्रकार बस जी रहा है। दो करबीर और एक कोविदार के झाड़ भी उन्हीं मित्र की कृपा के फल हैं। दो और पौधे लगे हैं, करबीर और कोविदार की, वो जो मित्र है वो लगाए हैं, पर वे बुरी तरह चुप है, यानी कि वो पेड़ भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो उसकी जो है ना विकास गति धीमी है। कहीं भी उल्लास नहीं, उमंग नहीं, और उधर कवियों की दुनिया में हल्ला हो गया। प्रकृति रानी नया श्रृंगार कर रही, यानी बसंत में प्रकृति सज धज गई है, वृक्षों पे हरियाली छा गई है, हरे भरे वातावरण हो गया है, और फिर जाने क्या क्या। कवि के आश्रम में रहता हूँ, नितांत ठूठ नहीं हूँ, पर भाग्य प्रसन्न न हो तो कोई क्या करे। मतलब इनका कहना है कि कवि के आश्रम में रहता हूँ, और ऐसा नहीं कि नितांत में ठूठ हूँ, मैं कवि हूँ, है ना, लिखते रहता हूँ। अब इन चीज़ों को, बाहरों को देख के कवि तो संवेदनशील होता है, कहते हैं ना जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो कवि के मन को कोई पढ़ नहीं सकता, जिस पे मन आया राई का पहाड़ भी कर सकते हैं, जिस पे उनका दिल आ गया, संवेदनशील होते उस पर लिख डालते हैं। तो लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये सब पेड़ों को महसूस करते हैं और इस पे लिखते हैं। दो कचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में है। बेटा ये कचनार का है, इसके लाल फूल होते हैं, तो ये भी हिंदी भवन में है, शांति निकेतन के। एक ठीक मेरे दरवाजे पर और दूसरा मेरे पड़ोसी के। दो कचनार का पेड़ लगा है। भाग्य की विडंबना देखिए कि दोनों एक ही दिन के लगाए हुए हैं।
मेरा वाला ज़्यादा स्वस्थ और सबल है, पड़ोसी वाला कमज़ोर मरियल। परंतु उसमें फूल नहीं आए, परंतु इसमें फूल नहीं आए। और वह कमबख्त पड़ोसी वाला जो है, वह कमबख्त कंधे पर से फूल पड़ा, यानी पड़ोसी वाले में फूल आ गया। इनका वाला तो खूब बड़ा हो गया, पत्ते आ गए, लेकिन फूल नहीं आए। लेकिन पड़ोसी वाला मरियल था, वो फूलों से लद गया। फूलों के सिवा कुछ नहीं दिखता, पत्ते हैं नहीं, क्या मजाल कि आप उसमें फूल के सिवा कुछ और देखें। टहनियाँ फूलों से ढक गई है। मैं रोज देखता हूँ कि हमारे मियाँ कितने अग्रसर हुए। अग्रसर होना माने बढ़ना, विकास होना। कल 3 फूल निकले थे, उनमें 2 एक संथाल बालिका तोड़कर ले गई। 3 फूल निकले और 2 फूल उनमें से एक संथाल एक जाति होती, तो संथाल की लड़की आई और तोड़ के ले गई। मुझे कचनार फूल की ललाई बहुत भाती है और कचनार फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फूलों की पकौड़ियाँ भी बन सकती है। तो इन फूलों की पकौड़ियाँ हम लोगों ने नहीं बनाया, हम भी बना के देखें कि कचनार के फूल की पकौड़ी, कचनार औषधि पौधा है तो उसके पकौड़ी भी बनती है। पर दुर्भाग्य देखिए कि इतना स्वस्थ पेड़ ऐसा सूना पड़ा हुआ है और वह कमजोर दुबला लहक उठा। जो लेखक लगाए थे कचनार, वो स्वस्थ है लेकिन उसमें फूल नहीं है, लेकिन वो कमजोर मरियल सा था, वो दहक हुआ, यानी उसमें दहक गया, यानी कि फूल से लद गया, लाल लाल फूल लग गए उसमें। कमजोर में भावुकता ज्यादा होती होगी। लेखक देखिए कितना बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि कमजोर व्यक्तियों में बता रहे हैं, और सच्चाई है कि कमजोर व्यक्ति ज्यादा भावुक होते हैं, थोड़ी सी खुशियों में खुश हो जाते हैं। तो पढ़ता लिखता हूँ, यही पेशा है, सो दुनिया के बारे में पोथियों के सहारे ही थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेखक कह रहे हैं अपने विषय में, पढ़ा हूँ हिंदुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं। लो, यहाँ भी हिंदुस्तान के जवानों पे भी इन्होंने करारी प्रहार की है। इधर देखता हूँ कि पेड़ पौधे और भी बुरे हैं। सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि बसंत आ गया, पर इन कमबख्तों को खबर ही नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इनके पास तक संदेश पहुँचाने का कोई साधन नहीं हो सकता। वो सोचते हैं कि इन पौधों के पास संदेश पहुँचाने का क्या कोई साधन हो सकता है क्या? महुआ बदनाम है कि उसे सबके बाद बसंत का अनुभव होता है। महुआ बेटा बाद में उस पर फल फूल आता है, अप्रैल, लगभग अप्रैल के बाद ही आता है। पर जामुन कौन अच्छा है, वह तो और भी बाद में फूलता है। जामुन पे भी बरसात के बाद उसमें फल फूल आने लगता है। और कालिदास का लाडला यह कर्णिकार, कालिदास का पेड़ जिसका वर्णन है, कर्णिकार पेड़ का कालिदास वर्णन करते हैं अपने रचना में। तो कहते हैं कि आप जेठ में मौज में आते हैं, कर्णकार पे जेठ में फूल पत्ते आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं, काल में नहीं। मतलब बसंत देश काल से बंधा नहीं है, भागता भागता चल रहा है। कभी कोई फूल खिल रहा है, कभी बाद में कोई, ये नहीं कि इसी मौसम में कोई खिला। मौजी है अमरूद। अब ये कहते हैं कि किसी का बसंत 15 दिन का होता है तो किसी का 9 महीने का, और अमरूद तो मौजी है, 12 मास फलता है, 12 महीने इसका बसंत ही बसंत है। हिंदी भवन के सामने गंधराज पुष्पों की पात है। गंधराज का पौधा है, पुष्पों की पात माने पंक्तियां है। ये अजीब है, वर्षा में ये खिलते हैं लेकिन ऋतु विशेष के उतने कायल नहीं है। बरसात में खिलते हैं लेकिन ऋतु विशेष के उतने नहीं हैं। वादे जब पानी डाल दो इस पे हरे भरे हो जाते हैं। पानी पड़ गया तो आज भी फूल ले सकते हैं। कवियों की दुनिया में जिसका कभी चर्चा नहीं हुई, ऐसी एक घास है विष्णुकांता। देखिए नाम कितना अच्छा है, विष्णुकांता घास। यहाँ मैंने लगाया है, ये फूल है विष्णुकांता, अपराजिता के नाम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने घास का जिक्र किया है कि ये घास है विष्णुकांता, जो हिंदी भवन में, शांति निकेतन के हिंदी भवन में लगा हुआ है। कैसा मनोहर नाम है विष्णुकांता। फूल और भी मनोहर होते हैं, जरा सा तो आकार होता है, आकार में छोटे छोटे विष्णुकांता होता है। पर बलिहारी है
उस नील में मेदुर रूप की, यानी बहुत सुंदर वो फूल कोमल खिलता है। बादल की बात छोड़िए, जरा सा पुरवैया बह गई तो इसका उल्लास देखिए, यानी थोड़ा सा हवा बह गया तो खूब खिल जाता है, और बादल छा गया तो पूछो मत। बरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत पूछिए। मैं सोचता हूँ कि इस नाचीज लता को संदेश कैसे पहुँचता है, इसके पास कहाँ से संदेश आ गया इतने कोमल तुक्ष ये घास के पास। थोड़ी दूर पर वह पलास ऐसा फूला है कि ईर्ष्या होती है। पलास देखिए बेटा, पलास का भी मैंने लगाया है, लाल कनेर है, ये का कर्णिकारा है, पलास ये है, ठीक है। ये लाल फूल ऐसे खिल जाता है कि जैसे जंगल में आग लगा हो, जंगल में अगर ये पलास रहे तो दूर से ही दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा फूल है कि ईर्ष्या होती है, इतने लाल और सुंदर खिलते हैं, मगर इसे किसने बताया कि बसंत आ गया है। मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, बसंत आता नहीं ले आया जाता है। बहुत बड़ी बात ये बोले हैं, ठीक है, कि बसंत के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी आदि अपने आप में लाना पड़ता है। जो चाहे और जब चाहे अपने पर ले आ सकता है। वह मरियल कचनार ले आया है। मरियल कचनार अपने में बसंत लाया, फूल फूल के खिल गया, लेकिन इनका वाला बसंत पत्तों में ही रह गया। अपने मोटे राम तैयार कर रहे हैं और मुझे बुखार आ रहा है, यह भी नियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि बसंत आ रहा है और मुझे बुखार आ रहा है, और मेरे पास आया बुखार। मैंने कचनार की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ मेरी वजह से तो यह नहीं रुका है। अब कवि को लगता है कि क्या पता मुझे बुखार आ गया, इस वजह से तो ये नहीं रुक गया। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा चैप्टर बसंत आ गया मैंने आपको समझा दिया। अच्छा चैप्टर है, सहज है, सरल है। इनके निबंध तो संक्षिप्त होते हैं, सरल होते हैं, सरस होते हैं, जो पढ़ने में अच्छा लगता है। अब इस निबंध का उद्देश्य क्या है उसको मैं समझा देती हूँ। तो बसंत जो है बेटा, बसंत जो है भारतीय संस्कृति में बसंत का बहुत बड़ा नाम है, महत्व भी है। बसंत नव जीवन और नव चेतना का प्रतीक है। लेखक के अनुसार बसंत केवल मौसम का परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन में चेतना, उल्लास, हर्ष, सृजन का उत्सव का नाम बसंत है। हम देखते हैं कि बसंत में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, कोयल कूकने लगते हैं। तो ऐसे मौसम में बाहर का मौसम होता है, और ऐसे मौसम में मनुष्य मन से निराशा, कुंठा और जड़ता को दूर करने का बसंत संदेश देता है। खुशी, उत्साह और संवेदना से मन को ज्वलित और जागृत करने का भी संदेश है। दूसरा उद्देश्य है कमजोरों की शक्ति। इस निबंध के माध्यम से लेखक कहते हैं कि निर्धन और कमजोर लोग अमीरों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होते हैं और थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं, उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो भी थोड़ी कुछ उनको मिल जाती है वो खुश हो जाते हैं, उनमें धैर्य और साहस ज़्यादा होता है। तीसरा विशेषता है राष्ट्रीय चेतना का संचार। लेखक ने देश के जवानों की भी खबर ली है। बसंत नव जागरण और नवीन चेतना का प्रतीक है, न कि आलस्य और अकर्मण्यता का। और द्विवेदी जी ने मरियल कचनार पेड़ के माध्यम से जीवन की सुंदरता की खोज निकाली है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये लाइनें मुझे मरियल कचनार के बारे में कहने में मन कर रहा है कि इनकी जो लाइन है सटीक बैठता है। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वहीं, मुरझे पड़े रहते कुसुम जो अंत में हंसते वहीं। गुप्त जी, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो फूल पहले खिलते हैं वो फिर बाद में बहुत जल्दी ढल भी जाते हैं, पंख में फंसे रहते हैं यानी मुरझा भी जाते हैं, और जो पौधा मुरझे पड़े रहते हैं अंत में वो जाके खिल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसे वो पड़ोसी वाला कचनार का पेड़ जो खिल उठा। तो इस तरीके से बसंत का आगमन एक बहाना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके माध्यम से मन की भावनाओं और दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया है इस बसंत आ गया निबंध में। और इस तरीके से आज हमने बसंत आ गया निबंध को जाना है। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।